नाउ जब प्रेशर ग्रुप्स आ गए तो प्रेशर ग्रुप्स ने क्या किया, लोग जब एजिटेट किए तो ये प्रेशर ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो गया और प्रेशर ग्रुप ने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे पॉलिटिशियंस का डिफेक्शन हो रहा है एक दूसरे से। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ आया हमारा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये बेसिकली एक तरह का नया इलेक्शन लॉ है इलेक्शन को रिफॉर्म करने के लिए। तो ये इस पूरी स्टोरी सुनाने का मतलब क्या हुआ कि इस स्टोरी के कुछ कुछ पार्ट से आपको चैप्टर्स पता चल जाएंगे इलेक्शन के बेसिस पे लक्ष्मीकांत में कौन कौन से चैप्टर दिए हैं। सबसे पहले ईसी फंक्शंस टू कंडक्ट इलेक्शन, तो यहाँ से एक चैप्टर आया इलेक्शन। देन पॉलिटिकल पार्टीज टू पार्ट, तो यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी पे एक चैप्टर है। देन पॉलिटिकल पार्टी की मैंने अपने आप पॉलिसी बताई, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन और एक फॉरेन पॉलिसी, तो इन पे चैप्टर हो गए, 4 ये हो गया। फिर पब्लिक कम टू वोट, तो वोटिंग बिहेवियर नाम का चैप्टर है इस पर, क्योंकि कोई मेजॉरिटी नहीं थी, पॉलिटिशियंस परचेज किए गए, डिफेक्शन हुआ, लोग एजिटेट किए, तो लोगों में ही एक जो ग्रुप आया प्रेशर ग्रुप के नाम पे एक चैप्टर है। फिर प्रेशर ग्रुप ने इतना ज़्यादा प्रेशर लगाया गवर्नमेंट पे कि उसको एंटी डिफेक्शन बनाना पड़ा लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक चैप्टर है। देन एंटी डिफेक्शन लॉ एक नया तरह का इलेक्शन लॉ था, तो इलेक्शन लॉ के नाम पे एक चैप्टर है। इसका पर्पज़ क्या था, इलेक्शन को रिफॉर्म करने का, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पे एक चैप्टर है। ठीक है, अभी क्लियर। तो हमने देख लिया कि हमारे पास क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन लॉ, इलेक्शन रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, इस तरह के 8 चैप्टर हैं। तो हमने एक निमोनिक लिया अपना, जनरल पब्लिक इज़ कन्फ्यूज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली एडवोकेट्स एंड अटर्नीज कैन अंडरस्टैंड। तो नाम में ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कंप्लीट हो गई। इसमें से एक थी आपकी इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को फर्दर हमने, उसका फंक्शन क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, तो उसकी स्टोरी पढ़ के हमने 8 तरह की वो चैप्टर कवर कर लिए जो कि सिर्फ इलेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ हमको ऑलरेडी पता चल गई कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर कर ली हैं, तो अगली चीज़ क्या आती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को याद रखने का क्या तरीका है। तो देखिए, ये जैसे आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो इसमें क्या है, नॉन, एन ओ आता है पहले, तो नो का मतलब नहीं, नहीं को लिखोगे आप तो ना मतलब एन, ही मतलब एच, तो एन एच से क्या याद आ जाएगा, एन एच आर सी, एस एच आर सी। ये दो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हुई। एन ओ के बाद फिर एन आया, तो इस एन से हो जाएगा नीति आयोग। अब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप किसको किसको लेटर को चुनो, सी को, आई को, यू को, ए को, एल को। तो ये सी और आई मिलके बना लेंगे सी आई सी, शायद ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है। फिर एस आई सी, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। फिर सी को आप ले लो इसमें यू के साथ, तो यू के बाद क्या आता है, वी, तो सी वी सी एक बॉडी हो गई। फिर उसके बाद सी को आप ले लो ए के साथ, ए के बाद क्या आता है, बी, तो सी बी आई हो गया। फिर आप सी को ले लो, सी को एल के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर एल को अकेले ले लो, लोकपाल, लोकायुक्त। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ याद हो गई, एन एच आर सी, एस एच आर सी, नीति आयोग, सी आई सी, एस आई सी वी सी, सी बी आई, लोकपाल और लोकायुक्ता। तो ये हो गया। तो हम अभी कहाँ पर थे, हमने ये देख लिया कि कंटेंट हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पे चैप्टर कवर कर लिया। आर्टिकल और पार्ट्स को छोड़ दिया क्योंकि अभी इस पे ही है पूरा लंबी स्टोरी। शेड्यूल्स को छोड़ दिया, शेड्यूल को रटने के लिए एक निमोनिक होता है, वो निमोनिक बस रटना है। और सम अदर पार्ट्स के बेसिस पे एक चैप्टर सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फिर इसमें इलेक्शन कमीशन के बेसिस पे इलेक्शन पे जितने भी चैप्टर हैं वो कवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इतना कवर कर लिया। तो अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जिस पे कि बेसिकली सारी चीज़ें दी हुई हैं लक्ष्मीकांत बुक में। तो ये क्या है, 22 पार्ट हैं, टेक्निकली बोले टोटल नंबर 25 पार्ट्स हैं, लेकिन ये देखते हैं इन्हीं 22 पार्ट्स जो हैं हमारे, इन्हीं के बेसिस पे लक्ष्मीकांत के बाकी सारे चैप्टर को हम कवर कर सकते हैं। तो पहली क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि इन 22 पार्ट्स को याद रखने के लिए कोई निमोनिक ढूंढिए आप, तो निमोनिक देखते हैं। निमोनिक ऐसा है कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके पहले लेटर का यूज़ करके हम क्या याद रख सकते हैं, पार्ट्स याद रख सकते हैं, जो भी हमारे टोटल 25 पार्ट हैं बट एक्चुअली 22 नंबर तक है। ठीक है, तो उन सारे 25 पार्ट्स को हम याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस ये है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चालू सीताराम। मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली यूएस से यूपी में फ़्लाई कर सकते हैं। किस लिए फ़्लाई करोगे भाई, क्योंकि यूपी में हमारे सीताराम जी रहते हैं जो कि बहुत चालू हैं, उनसे मिलने के लिए। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट, किन से मिलना है, सीताराम से। सीताराम कैसे हैं, चालू हैं, टू मीट चालू सीताराम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब चालू सीताराम के पास गए जो बंदा यूएस से आया है, तो उस जो चालू सीताराम ने क्या किया, ही गेव हिम फ्रूट्स एंड मैगी, तो उसने उस बंदे को खाने के लिए फ्रूट्स दिए और मैगी दिए। फ्रूट से आपको अगला सेंटेंस याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है, फ्रूट टेस्ट स्वीट्स टू ईट एंड सो ऑन, मतलब फ्रूट जो है खाने में मीठा लगता है,
मतलब फ्रूट मीठा लगता है कब, जब आप उसको खाओगे। तो फ्रूट टेस्ट स्वीट्स, लेकिन कब टेस्ट करेगा स्वीट वो, जब आप उसको खाओगे। टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन। मतलब बाकी भी बहुत तारीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन वो किए बजाय हम बस इतना बोल दे रहे हैं, सो ऑन। तो फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन। देन मैगी के बारे में क्या है? मैगी एक तरह का खाना नहीं है, मैगी एक तरह का स्नैक है, और ये लगता भी टेस्टी है, लेकिन कब टेस्टी लगेगा, जब आप उसको खाओगे। तो मैगी के बेसिस पे निमोनिक है ईट मैगी। ईट मैगी। क्यों मैगी खाएं? क्योंकि मैगी इज़ अ टेस्टी स्नैक। ईट मैगी अ टेस्टी स्नैक, बस। तो अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टोटल 22 मान के चलते, मैंने आपको कई बार समझा दिया कि 25 कैसे और 22 कैसे। इस 22 को 11 और 11 में डिवाइड कर सकते हो आप। ये जो पहले 11 पार्ट हैं, 11 पार्ट यानी 1 से लेके 11 तक, तो ये 11 आपस में हो गए, प्लस इसमें इंक्लूडिंग क्या है 4A 9A 9B, मतलब ये जो 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो टेक्निकली बोला जाए तो 14 पार्ट हो गए। लेकिन ठीक है, 1 से 11 तक आपको यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चालू सीताराम तक याद हो जाएगा। अब जो बचे हुए 11 हैं उनको आप 2 हिस्सों में तोड़ लो। ऑब्वियसली ये बराबर बराबर में टूटेगा नहीं, तो पहला ज़्यादा ले लो, दूसरा कम, यानी 6 + 5 में तोड़ दो। तो ये जो 6 नेक्स्ट पार्ट है 12 से 17 तक, ये आपको याद हो जाएंगे फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन से, और मैगी ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक, एज टेस्टी स्नैक, इससे आपको याद हो जाएंगे 5 पार्ट। तो 6 5 11 ये, 11 ये, 22 पार्ट हो गए। तो अब देखते हैं ये 22 पार्ट क्या है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चालू सीताराम। तो यू से आपको क्या याद आ जाएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी स्टोरी भी देखोगे तो स्टोरी भी मैं बता दूंगा आपको कि यू से क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा देता हूँ। स्टोरी के माध्यम से आप याद कर लो, फिर आपके पास सेंटेंस तो है ही, सेंटेंस से बिठाते जाना। देखो, किसी भी को अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, यानी ये लिखना है कि कंट्री को रन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आपकी कंट्री है कहाँ पे, कंट्री शुरू किधर से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आप अपनी कंट्री की टेरिटरी पहले डिफाइन करोगे। तो एक चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे होना चाहिए। एक बार कंट्री की टेरिटरी डिफाइन हो गई, तो अब उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनकी बारी आएगी, यानी लोगों की, जो कि कंट्री के सिटीज़न हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर सिटीज़नशिप पे होना चाहिए। फिर अब जो मतलब इन लोगों को गवर्न कर रही है, ठीक है, यहाँ के लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए। तो अधिकार के रूप में लोगों को क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा कि लोगों को बस राइट्स दे दो आप, और लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे। तो इसीलिए अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई कि भाई अगर आप एज अ सिटीज़न इन्जॉय करते हो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसको अमेंड करके डाल दिया गया। तो आपने कंट्री की टेरिटरी डिफाइन कर दी, वहाँ के लोगों के बारे में हो गया, लोगों को राइट्स दे दिए, लोगों से ड्यूटीज़ एक्सपेक्ट कर ली। नेक्स्ट क्या है? इन लोगों को गवर्न करना पड़ेगा ना किसी तरह से। कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए। तो आपने क्या किया? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। अब गवर्नमेंट कौन कौन से लेवल पे? इंडिया क्या है? इंडिया पहले बहुत ढेर सारे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था, तो उनको जोड़ के रखा गया है ना। तो एक गवर्नमेंट हमको चाहिए सेंटर पर, जो कि कोऑर्डिनेट करे सारे स्टेट के बीच में, ठीक है। फिर आपको स्टेट लेवल पे चाहिए, और फिर लोगों तक पहुंच के एक्चुअल काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो ये 3 लेवल पे चाहिए। सेंटर पर कोई गवर्न करने के लिए चाहिए, तो यूनियन चैप्टर हो गया, उसके बेसिस पे यूनियन गवर्नमेंट समझ सकते हो। स्टेट लेवल पे कोई चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट नाम का चैप्टर ले सकते हो। लोकल लेवल पे आप क्या देख सकते हो? गाँव में पंचायत हो जाएगी जनरली, और सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ हो जाएगी। इंडिया में क्या है? गाँव और शहर, यही तो हैं 2 चीज़ें। तो गाँव में पंचायत बिठा लो आप, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ बढ़ा लो। इसी लोकल गवर्नेंस में पकड़ लो आप, टेक्निकली तो नहीं लेना चाहिए। मतलब आप ले लो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। लेकिन इतने लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के बाद भी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री है कि कुछ लोग बच गए जिनका डेवलपमेंट आप नहीं कर पाए। वो कौन थे? वो लोग थे जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ में थे, ठीक है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ में। तो इन लोगों की, तो एक चैप्टर इसके नाम पे हो गया। तो इन लोगों की मदद कब कर पाओगे आप? तभी कर पाओगे जब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करें। तो इससे क्या याद आ जाएगा आपको? अगला पार्ट, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अच्छा, तो अभी आपने क्या कर लिया? कंट्री की बाउंड्री डिफाइन कर ली, वहाँ के लोग हैं उनको कुछ राइट दे दिया, उनसे कुछ ड्यूटीज़ एक्सपेक्ट कर ली। इन लोगों को गवर्न करने के लिए आपने गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश कर दी सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो एरिया बच गया था उसके लिए फिर सेंटर और स्टेट साथ में आ गए। अब क्या है? अब गवर्नमेंट ने अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो कि अब जब गवर्नमेंट एक बार बन गई, तो गवर्नमेंट ने 2 प्रॉब्लम फेस की। एक प्रॉब्लम लेबर से रिलेटेड, एक प्रॉब्लम लैंग्वेज से रिलेटेड, दोनों एल से है। लेबर यानी गवर्नमेंट को अपना काम कराने के लिए लोग चाहिए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला कि आप आइए, लोगों से
आप हमारी सर्विसेज को ज्वाइन करिए, इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो पैसे के बेसिस पे चैप्टर आप देख लो, एक फिनेंस से रिलेटेड चैप्टर आ जाएगा, एक ट्रेड से रिलेटेड आ जाएगा चैप्टर। देन सर्विस से भी रिलेटेड एक पार्ट है आपका, ठीक है। लेकिन ये सर्विस गवर्नमेंट पूरी कंट्री को तो दे ही नहीं सकती, कुछ ही लोगों को दे सकती है। तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिली वो गवर्नमेंट से गुस्सा आ गए तो किसके पास जाएँ, गवर्नमेंट पे हमला तो कर नहीं सकते लोग, तो गवर्नमेंट गए कोर्ट में। कोर्ट से आप याद रख सकते हो मोटा मोटा ट्राइब्यूनल याद रख सकते हो। ट्राइब्यूनल में गए और वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, इलेक्शंस की वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर लिया। तो अगला पार्ट इलेक्शन पे हो जाएगा। तो फिर क्या है, गवर्नमेंट ने देखा कि जब लोग इतना ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना दिए फॉर दीज क्लासेस, इन क्लासेस के लिए टू स्टॉप देम। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम क्लासेस, इसके बेसिस पे एक चैप्टर हो गया। तो ये तो पहली प्रॉब्लम से कैसे निपटी गवर्नमेंट, ठीक है, कि लोग चाहिए थे उसको सर्विस के लिए मनी के बदले में। एनीवे अगली प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने फेस की वो लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लैंग्वेज एक पार्ट हो गया, ठीक है। लोग क्या कहते थे, लोग ये कह रहे थे कि आप हमें हमारी लैंग्वेज को ज़िंदा रखा जाए, हमारे कल्चर को ज़िंदा रखा जाए। तो इस समय इतनी ज़्यादा एजिटेशन बढ़ गई, क्योंकि इंडिया में एक तरह की लैंग्वेज की नहीं बहुत तरह की लैंग्वेज के लोग रखते हैं, तो एजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या की, इमरजेंसी लगाई। और गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रैंडम मेजर्स लिए, मिसलेनियस में आप डाल सकते हो, इसके बेसिस पे मिसलेनियस चैप्टर आ जाएगा। टू कूल पीपल, गवर्नमेंट अब फिर लोगों को ठंडा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने अमेंडमेंट लाने शुरू कर लिए और स्लोली इमरजेंसी को हटाया, जिससे कि एक ट्रांजिशन फेज़ में हम चले। तो अमेंडमेंट और ये ट्रांजिशन और टेम्परेरी प्रोविजंस, इनके बेसिस पर भी एक पार्ट है और लास्ट में एक शॉर्ट टाइटल है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि किसी कंट्री, मतलब इससे क्या है, ये स्टोरी याद रखोगे तो सारे पार्ट याद रखने आसान है। कि किसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले उसकी टेरिटरी डिफाइन करो, फिर बारी आएगी उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को कुछ राइट्स दिए जाएँ, उनके बदले में उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कुछ ड्यूटीज़। फिर इन लोगों को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, कहाँ कहाँ पर, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर। जो एरियाज़ इसके बाद भी छूट जाएँ उसके लिए सेंटर और स्टेट को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने दो प्रॉब्लम फेस की, दोनों एल से शुरू में, लेबर यानी गवर्नमेंट सर्विस के लिए कुछ एम्प्लॉय उनको चाहिए था उसके बेसिस पे, और फिर लैंग्वेज इसके बेसिस पे। बस, तो ये आपको स्टोरी समझ में आ गई। और आपके पास एक नेमोनिक दी है, ये तो भूलना नहीं चाहिए अब मुझे लगता है। एनीवे अब मैं आपको बताता हूँ नेमोनिक के थ्रू।